नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 23 जुलाई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप भी हमारा चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060608 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जिसमें कि इंस्टाग्राम पे हम पेड पीडीएफ की पिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, और टेलीग्राम पर ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी अगर आप लिखेंगे आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे तो आपको ये फ्री चैनल सारे ही मिल जाएंगे। ठीक, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट, वो हैं H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज फिर से देखेंगे क्यों है न्यूज़ में। प्रोविजंस जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था, उसमें से कुछ प्रोविजंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है हटा दिए हैं। क्या है वो प्रोविजंस, क्यों हटाए गए हैं, सारी जानकारी लेंगे अभी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे संबंधित कुछ न्यूज़ में आई है, टेक्निकल चीज़ें देखेंगे इसमें। और आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक, क्यों है न्यूज़ में, सारी चीज़ इसमें भी देखेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, स्टैंड अप और स्टार्टअप ये अलग अलग स्कीम है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक, इसको डीआरडीओ ने अभी इसका जो है सफल जो है एक्सपेरिमेंट किया है, टेस्ट किया है, देखेंगे इसके बारे में जानकारी। और देखिए, आज जो इम्पोर्टेंट डे है 23 जुलाई का, 23 जुलाई को, वो है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। देखिए, पहला हमारा आज का टॉपिक जो है वो है H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। ये जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 दोनों में आ सकता है। 3 में साइंस में और आपका 2 में गवर्नेंस वाले पोर्शन में हेल्थ से संबंधित। ठीक, तो ये दोनों आ सकते हैं इसमें। देखिए, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा अभी इस न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली में एक 11 साल का बच्चा जो है दुर्भाग्यवश H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा जो है बर्ड फ्लू जिसे कहते हैं, उससे पहली जो है इस साल की जो है मृत्यु दर्ज करी गई है। और जनवरी में भी बर्ड फ्लू आया था इस बार 2021 में, और उसमें क्या हुआ था कि कई सारे बर्ड्स को माइग्रेटरी स्पेशीज़ जो है फिर हमने उसको जो है मतलब मृत पाए गए थे, तो कई सारे स्टेट्स में हमने देखा था। ठीक, बर्ड फ्लू होता क्या है, देखिए, इसको बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होती है। ठीक, वायरस से होती है जो कि प्राकृतिक रूप से जो जंगली बर्ड्स होती हैं उनमें पाया जाता है विश्व में। ठीक, ये वायरस जो है आपका जो घरेलू पोल्ट्री हैं, चिकन, डक्स, टर्की, ठीक है ना, इन सबको जो है इन्फेक्ट कर सकती है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जो पिग्स हैं, कैट्स हैं, बिल्लियाँ, टाइगर थाईलैंड के जूज में, इन सबको भी आपका बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा हुआ था। टाइप ए वायरस है, टाइप ए वायरस। ठीक, इसको 2 प्रोटीन में जो है वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। एक है हेमाग्लूटिनिन, ठीक, हेमाग्लूटिनिन, और दूसरा है न्यूरामिनिडाइस। ठीक, तो इसीलिए H और ये N, ठीक, उसमें 5, क्योंकि इसके कई सारे वर्जन हैं तो 5, N, 11, अब देखो 18 तो HA के वर्जन्स हैं और 11 जो है NA के वर्जन। तो इसी तरीके से H5N1 अभी जिसकी बात हो रही है, और H7N2, H9N6, इस तरीके कई सारे हम देखते रहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो जरूरी चीज़ मैं इन्फेसिस करके बताता हूँ उस पर जोर ध्यान रखिएगा। बर्ड फ्लू इंसानों में संक्रमण कैसे होता है, देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वैसे तो बर्ड से ह्यूमन में जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि अगर किसी बर्ड जो कि इन्फेक्टेड है उससे जो है आप उसके फ्लूइड से या फिर ब्लड से किसी तरीके से अगर आप टच वच हो जाते हैं तो फिर इसमें, या फिर पोल्ट्री के पास में आप हैं, वहाँ पे हवा में भी जो है इसके वायरस घूमता रहता है तो उससे हो जाता है। बाकी ये देखा गया है कि अगर अच्छे से पकाया के खाया जाए तो बहुत ही कम चांसेस हैं ह्यूमन में इन्फेक्शन होने के बर्ड फ्लू के द्वारा।
ठीक, AH1N1, AH1N2, H5N1, H7N9, ये सब ह्यूमंस में इन्फेक्शन देखे गए हैं। और जहाँ इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे 60% जो है मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो है इतना मृत्यु दर रहती है। पहला जो केस आया था ह्यूमन में वो आया था 1997 में। 700 ह्यूमन केसेस अभी एशियन हाईली पैथोजेनिक एशियन एवियन इन्फ्लुएंजा ए के द्वारा देखा गया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे 16 कंट्री में जो है देख चुका है। ठीक, 16 कंट्रीज से इनके पास केसेस आए हैं बर्ड फ्लू के। ठीक, मोस्ट कॉमन जो तरीका होता है जिसके थ्रू ये जो वायरस है पहुंच जाता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में। अगर कोई व्यक्ति है वो पोल्ट्री वोल्ट्री में काम कर रहा तो भाई वो चाहे जिंदा मुर्गी या ये बतख ये सब हो या डेथ हो, मृत वाली मुर्गी बतख ये सब हो, उनके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो बर्ड फ्लू हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे देखा गया है कि ये जो है कॉन्टेमिनेटेड सरफेस अगर कोई जहाँ पे पोल्ट्री वोल्ट्री रह रही है किसी सरफेस पे तो वहाँ पे भी अगर छू लोगे तब भी हो जाएगा। प्रॉपरली अगर कुक्ड मीट है, ठीक, पुष्टि ये प्रसार की पुष्टि करने वाले पर्याप्त सबूत अभी उपलब्ध नहीं किसके, अगर सही से ठीक से पके हुए मांस को अगर पकाया जाए तो। ठीक, सिम्टम्स इसके वहीं सारे हैं, बुखार आ जाता है, कफ हो जाता है, डायरिया, ये सारी चीज़ें, और सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस भी हो जाती है, मतलब सांस लेने की गंभीर बीमारी हो जाती है, और न्यूरोलॉजिक चेंजेस भी आ सकते हैं, मेंटल स्टेटस, सीजर्स और ये सारी चीज़ें जो है दौरे वौरे पड़ने लगते हैं। रिस्क ग्रुप जो है ज़्यादातर ये देखा गया 40 साल के नीचे लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है और मोस्ट अफेक्टेड हैं, और मोर्टेलिटी जो है ज़्यादा हाई है 10 से 19 साल के बच्चों में। ठीक, यानी कि एडोलेसेंट। और इसके बाद अगर आप देखो तो बर्ड फ्लू जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अगर देखा जाए, मान लीजिए किसी बर्ड से ह्यूमन को हुआ, अब ह्यूमन से ह्यूमन को ट्रांसमिशन के क्या है, मतलब कितने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें देखें कि ट्रांसमिशन जो वायरस का होता है फ्रॉम बर्ड टू ह्यूमन इज़ रेयर। ठीक, बर्ड से ह्यूमन पर जाना तो रेयर है, और सस्टेन्ड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है हैज़ नॉट बीन येट एस्टेब्लिश, ये इतना ज़्यादा देखा नहीं गया है। ठीक, तो इसलिए जो है चिंता करने का विषय नहीं है। बट अगर कोई ज़्यादा पोल्ट्री वोल्ट्री के पास में काम कर रहा है, वहाँ पे अपनी पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रख रहा है तो दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ में हमारा अगला जो टॉपिक है आज का वो है पॉलिटी से संबंधित। ठीक, पॉलिटी संबंधित, और पॉलिटी में भी जो है GS पेपर 2 पॉलिटी संबंधित, और इसमें भी आपका सोशल जो सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है उससे संबंधित। अच्छा, एक चीज़ है, कई लोग कह रहे थे कि मेंस के आप सर ये बताते हैं तो क्या मेंस में ही सिर्फ आएगा, प्रीलिम्स में नहीं आ सकता है क्या? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंस और प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सेम है, बशर्ते GS पेपर 4 जो एथिक्स वाला है और GS पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो एवरीथिंग इज सेम। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी भी हो रही है, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी भी हो रही है, और क्वेश्चन यहाँ पे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। देखिए प्रोविजंस जो है 97th अमेंडमेंट एक्ट के कई सारे अभी जो प्रावधान हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 97 वाला 2011 में आया था, किससे संबंधित था? कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियों संबंधित था, और इनके वो वाले क्लॉजेस, मान लीजिए ये संविधान ये कौन लेके आया? संसद लेके आया। संसद मतलब केंद्र के द्वारा लेके आया गया संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक, अब इस अमेंडमेंट में इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तो बात करी, लेकिन इन्होंने ये भी बात कर दी कि जो स्टेट मतलब कई सारे राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरीके से काम करेंगी, क्या क्या उनके जो है पावर्स होंगी, कैसे कैसे फॉर्म होंगी, इन सब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब ये जो संघवाद का जो ढांचा है कि यूनियन अलग है, स्टेट अलग है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पावर्स हैं लॉ बनाने की, तो आप संविधान में संशोधन करके, ठीक, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो ये फेडरलिज्म है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशवानंद भारती वाले केस में जो बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकता है, तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जहाँ पर भी आप स्टेट की जो पावर है लॉ बनाने की सहकारी समितियों से संबंधित, तो क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत, शेड्यूल नंबर 7 के अंतर्गत, ठीक, तो उसके अंतर्गत अगर जहाँ पे भी आप ये यहाँ पर घुस रहे हो स्टेट के दायरे में लॉ बनाने के, तो उन क्लॉजेस को 97 ठीक अमेंडमेंट के द्वारा जो आपने चेंज किए हैं उन प्रावधानों को हम हटा रहे हैं। पूरी चीज़ समझ में आ गई? ये यहाँ पे हुआ है।
अब यहाँ पे क्या था कि गुजरात हाई कोर्ट में ये केस गया था कि स्टेट के जो है उसमें सहकारी समितियों को बनाने की आज़ादी क्यों नहीं दी जा रही भाई, उनको ऊपर क्यों जो है केंद्र जो है अपना संसद जो है अपना लॉ लाकर क्यों हमारे उसमें घुस रहा है डोमेन में। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर भी एक मूल संरचना है भारतीय संविधान की, ये भी बताया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, तो इस वाले केस में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है इसमें इन्होंने कहा है कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 में एक डिसीजन लिया था जिसमें उन्होंने कई सारे जो है प्रोविजंस लिए थे, और एक जगह पे इन्होंने बस गुजरात हाई कोर्ट ने गलती की थी कि पूरा 19/7 को ही उन्होंने कह दिया था नहीं नहीं हटाओ पूरा हटाओ। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान उनको लगे कि स्टेट में घुस रहे हैं उनकी पावर सहकारी समिति संबंधित, उनको हटाया, पूरा नहीं हटाया। बस गुजरात से इतना डिफर हुए हैं, बाकी सब कुछ जो है गुजरात वाला इन्होंने माना है। ठीक, तो ये वाली चीज़ थी। और अभी इसमें देखिए पार्ट, अच्छा संविधान में संशोधन जब 97 द्वारा किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, तो उसने पार्ट 9B बनाया था। ठीक, आर्टिकल जो है आपका 19(1) सब क्लॉज C में इसको जोड़ा था, जिसमें था कि एसोसिएशन बना सकते हैं आप, और जो है वॉलंटरी एसोसिएशन, और जो है आप सहकारी समिति बना सकते हैं। साथ ही साथ एक आर्टिकल और जोड़ा था DPSP में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भी अभी देखेंगे अभी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहाँ पर भी आपने जो है स्टेट के उसमें घुसने को इसकी वो हम प्रावधान हटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जहाँ पर भी आप ये बात करते हो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जैसे अमूल हो गया, अमूल डेयरी से संबंधित है, ये एक स्टेट में थोड़ी ना है, कईयों स्टेट में है, तो मल्टी स्टेट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात हो रही, तो वहाँ पे ये वाला संशोधन बिल्कुल चलेगा। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाके वहाँ पे जो है आप बता रहे हो कि भैया ऐसे ऐसे होगा वैसे वैसे होगा, तो ऐसे ऐसे वैसे वैसे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया है। ठीक, और ये वाला जो एक्ट है आपका 2011 में पास हुआ था, 15 फरवरी 2012 से ये प्रभाव में आ गया था, और इसमें जो आपका 19(1) सब क्लॉज C लाया गया था, आर्टिकल 43B लाया गया था DPSP में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और पार्ट 9B बनाया गया था। ठीक, तो ये चीज़ है। और 19(1) सब क्लॉज C जो है ये स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है कि फ्री एसोसिएशन यूनियन बना सकते हो और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। 43B जो है ये बताता है आपका कि जो है आप जो है कोई भी वॉलंटरी फॉर्मेशन करना चाहता है, स्वायत्त जो है फंक्शनिंग करना चाहता है, लोकतांत्रिक वे में जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट करना चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, तो करने दो, पेशेवर प्रबंधन करने दो। रीज़न क्या है इस प्रावधानों को हटाने का? यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि हम पूरा जो है कुछ चैलेंज किया गया था सेंटर ने। अब देखो गुजरात ने ये जब स्ट्रक डाउन कर दिया, इसको खारिज कर दिया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, तो सेंटर की जिम्मेदारी है कि भैया वो जाएगा इसके खिलाफ। ठीक, कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उससे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कौन सा? सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, जहाँ तक गुजरात उसको ठीक लगा कि हाँ ठीक है आपका जो है ये चीज़ें हटनी चाहिए, वहाँ तक उन्होंने हटा दिया। और टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक चीज़ और भी बता दी, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो अनुच्छेद 252 है उसमें ये कहा गया है कि आपका जो संसद है वो उसके पास पावर आ जाती है किसी ऐसे सब्जेक्ट्स पर जो स्टेट की अनुसूची में आते हैं, उन पर लॉ बनाने की, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट की सहमति हो तो, कंसेंट हो तो आर्टिकल नंबर 252 के अंतर्गत आप जाकर बना सकते हो। वैसे नहीं बना सकते हो कि संशोधन कर दो आप जो है और जो है अपने हिसाब से चला लो। ठीक, और ये भी कहा गया है इन इफेक्ट गवर्नमेंट ने हैड डन वाज द पावर ऑफ द स्टेट। ठीक, पावर की जो स्टेट की जो पावर थी लॉ बनाने की कोऑपरेटिव साइड, उसमें आप नहीं जा सकते हो, वो वहीं पे वो लोग खुद करेंगे अपना काम। ठीक, अपने अनुसार, क्योंकि स्टेट लॉ सब्जेक्ट में आता है। टॉप कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक्सक्लूसिव पावर है सोसाइटी बनाने की, वो आप केंद्र की ही नहीं है, वो स्टेट की भी है। हाई कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस जो थे वो अमेंडमेंट वाले पर्टेन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कहा कि भैया वो मूल ढांचे यानी कि मूल संरचना जो हमारे भारतीय संविधान की, उसके संघवाद की मतलब जो है अवहेलना है, तो इसलिए उसको हम हटा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक बैकग्राउंड के अगर देखा जाए, सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका GS पेपर 3 से इकोनॉमी से संबंधित। इकोनॉमी से संबंधित है आपका
इसमें यह है भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड, ठीक, यानी कि आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक, तो वो डिफरेंस आज आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने एक अधिसूचना निकाली, और अधिसूचना क्या थी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब कुछ मान लीजिए जैसे कि क्या होता है, कोई कंपनी है वो इंसॉल्वेंट हो गई, फिर कोर्ट में गई, बैंकरप्ट हो गई, तो अब उसके बाद जो है उसके जो एसेट्स हैं, संपत्ति हैं, उनको निकाल के, उनको लिक्विडेट करके, उनको बेच कर जो भी शेयर होल्डर्स थे उन सबको, या फिर जो भी डेप्ट वाले थे, मतलब जिनको जो है बॉन्ड जिनके लिए, उनको पैसे वापस करने होते हैं, ठीक, और उससे लीगली बाहर आओ, सारे अपने जो भी दायित्व बचे हैं उनको पूरा करते हुए, तो ये रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, ठीक। तो अभी इसी का जो है फॉर कॉर्पोरेट पर्संस के लिए सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन लाया गया है 2016 का। कौन लेके आया? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, इसने अधिसूचना निकाली, कुछ अमेंडमेंट किए हैं रेगुलेशंस में 2016 वाले में। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने में आई वो ये थी कि यहाँ पर जो कॉरपोरेट डेप्टर्स थे, ठीक, जिनको जो है लोन वोन वापस करना था, नहीं ले कर पा रहे हैं, वो क्या करते थे कि इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को चालू कराने से पहले, ठीक, अपना नाम कंपनी का और दूसरा अपना ठिकाना या फिर जहाँ पे रजिस्टर्ड है ऑफिस, ठीक, उस दोनों के इसके एड्रेस को, इसका नाम, इन दोनों को जो है चेंज करा देता था, और उसके बाद फिर जो है इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चालू होती। तो क्या होता था कि जिन लोगों ने लोन दिया था इनको, क्योंकि ये तो डेप्टर है, जिसने कि मतलब देतार है, जिसको पैसे देने हैं, तो इससे क्या होता था कि कई लोगों को दिक्कत आती थी कि भैया नाम चेंज हो गया और जो है एड्रेस भी चेंज हो गया, तो काफ़ी दिक्कत आ रही। तो अब जो नया संशोधन किया गया उसने ये कहा कि देखो ऐसा है कि अमेंडमेंट जो अभी किया गया, तो अब इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल होगा आईपी, वो क्या करेगा कि जो भी जहाँ पर भी जो है आपका ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लाया जा रहा है, ठीक, कॉर्पोरेट का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लाया जा रहा है, वहाँ पर आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होगा, जो कि CIRP कर रहा है, वो सभी लोगों को जिनको पैसे लेने हैं, उन लोगों को कम से कम पिछले 2 साल में जितने भी ऑफिस के एड्रेस चेंज हुए हैं या फिर जितने भी कंपनी के नाम चेंज हुए हैं, उन सब की जानकारी भी पिछले 2 साल की भी देगा, ताकि इस तरीके से कोई कन्फ्यूज़न या फिर बेवकूफ़ ना बना सके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के टाइम पर। ये सबसे बड़ा जो है इसमें लाया गया है, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए ये है कि जो भी अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा, अंतरिम समाधान पेशेवर जो होगा या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा, वो किसी प्रोफेशनल को जो है अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, जैसे कि कोई पंजीकृत वैल्यूअर, मतलब वो बताएगा ना कि भैया ये वाला जो ये काम कर रहा था, अब इसकी फैक्ट्री जो है ख़त्म हो गया, मशीन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था वो उसने नियुक्ति कर दी रजिस्टर्ड, या मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर को मिलाकर नियुक्ति कर सकता है, जो कि हेल्प करेगा जो भी ड्यूटीज़ हैं इन द कंडक्ट ऑफ CIRP। CIRP क्या है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो अब यहाँ पे जो संशोधन किया गया है उसमें ये कहा गया है जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था वो किसी पेशेवर को ला तो सकता है, जो मतलब अपॉइंट तो कर सकता है, ठीक, अदर देन द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है ना, अदर देन द, पहले क्या था इंक्लूडिंग, मतलब इसको करना था, इसको भी कर सकता था, अब कह दिया अदर देन द जो रजिस्टर्ड पंजीकृत वैल्यूअर है, उस मतलब इसको हटाकर कोई और करेगा, अगर इस प्रोफेशनल को लगता है कि जो है ये सच प्रोफेशनल आर रिक्वायर्ड, कोई मतलब और आके काम करे और वो वैल्यू सही लगाएगा, तो उसको जो है मौका दिया जाएगा। सच सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल विद द CD क्या है आपका? कॉर्पोरेट डेप्टर, यानी कि आपका ये था ये कहाँ गया, कॉर्पोरेट देनदार, ठीक, ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अपॉइंटमेंट जो भी हो रहे हैं कि आर्म लेंथ बेसिस पे होनी चाहिए। अब ये चीज़ समझना, आर्म्स लेंथ बेसिस जो होता है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं ये क्या चीज़ है। आर्म्स लेंथ ऐसे ही होता है जैसे मान लीजिए आप हैं, आप अपने भाई बहन को जो है जो ये कहोगे कि भैया वो हमारे ज़्यादा करीब हैं,
ठीक। जो दूसरा है वो जो मान लीजिए ऐसे यहाँ पे हो रहा था ना कि पंजीकृत वैल्यूअर की जगह किसी और को भी रख सकते हैं, तो आप उसको जो है दूर रखोगे। तो ये आर्म्स लेंथ बेसिस का मतलब ये होता है कि जितना दूरी आप अपने भाई बहन या फिर करीबी को कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे जो है पंजीकृत वैल्यूअर को कर रहे हो, उतना ही आप करीब जो दूसरा कोई वैल्यूअर भी आएगा उसको भी रखोगे। तो आर्म्स लेंथ होता है, मतलब एक बराबर सबको रखो। ये नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत दूर है कोई बहुत पास है, सबको आर्म्स लेंथ के बेसिस पे रखना चाहिए। ठीक। और इसमें पारदर्शिता और जो है ऑब्जेक्टिवनेस होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। और जो भी प्रोफेशनल पेशेवर रखा गया है जो वैल्यू करके बताएगा, उसके अकाउंट में उसको फीस देनी चाहिए पारदर्शी तरीके से। ठीक। अब देखिए जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता था, जो समाधान पेशेवर होता था, उसका दायित्व है कि वो देखे कि भैया कॉर्पोरेट देनदार जो है माल्या टाइप के अगर मान लीजिए कोई है, तो उसने कोई ऐसा तो नहीं कि अपना बचाव करने के लिए अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन किए हो, जैसे कि कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर दिया हो, ट्रांजैक्शन कर दिया हो, सॉरी, ठीक, तरजीह लेन देन कर दिया हो, मतलब कुछ ना कुछ करप्शन वर्प्शन करके जो है किसी तरीके से अपने आप को बचाव करने की बातें करी गई हो। ठीक। और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है यानी कि समाधान पेशेवर है, वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा एजुकेटिंग अथॉरिटी, ठीक, ताकि जो है तुरंत रिलीफ मिल सके इन सब चीज़ों से। ठीक। अब इससे देखो दो चीज़ें होंगी। एक तो मान लीजिए माल्या टाइप के लोग कोई हैं ऐसे जिसने ऐसा ट्रांजैक्शन किया था, लेन देन किया था, तो वो तो देखिए अब आगे लोग नहीं करेंगे जब उनके ऊपर निगरानी रखी आ रही है। मान लीजिए किसी ने कर भी दिया तो उसको भी जो पूरा जो है रेजोल्यूशन समाधान हो रहा है उसमें भी वो पैसे जोड़े जाएंगे कि और फिर उसका भी उसको देना पड़ेगा देनदार को, ये वाली चीज़ है। ठीक। अगर प्रभावशाली तरीके से निगरानी करी जाएगी तो जो अमेंडमेंट है फॉर प्रभावशाली निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए क्या है कि जो अभी अमेंडमेंट किया गया है, नया जो रेगुलेशन लाया गया है 2016 में, उसमें जो है आपका समाधान पेशेवर जो है वो फॉर्म CIRP 8 को फाइल करेगा और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे बोर्ड के सामने, और उनको बताएगा उसकी अपनी ओपिनियन क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, ताकि जो इस तरीके के करप्शन वाले जो ट्रांजैक्शन है अपने बचाव करने के लिए उनको रोका सके। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये विनियमित करता है, देख रेख करता है आपका इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के ऊपर, दिवाला वाली, और एंटिटीज़ लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी प्रोसीडिंग, मतलब कैसे होनी चाहिए, सारी चीज़ कार्यवाही कैसे है वो सारी देखेगा। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी एजेंसियों के ऊपर भी देख रेख करता है आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। साथ ही साथ जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो गए और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ हो गई। ठीक। ये लाया गया था 1 अक्टूबर 2016 को। ये एक वैधानिक निकाय है, इसके पास हैं। बैंक्रप्सी कोड जो है ये लोकसभा के द्वारा पास किया गया था 5 मई 2016 को। इसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं ये समझना जरूरी है। ठीक। कोई इंडिविजुअल है तो वो आ जाएगा व्यक्तिगत रूप से, किसी की कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में समझिएगा, एक होते हैं मान लीजिए ओनर हो गया, ठीक, और उसका बिजनेस हो गया। अब एक चीज़ समझना, ओनर जो है पार्टनर्स भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक। पार्टनर्स दो तो कम से कम होंगे ही लोग, तभी पार्टनर बन पाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ओनर ही हैं और इनके जो है बिजनेस है, इससे काम करते हैं। बिजनेस में मान लीजिए इन्होंने बैंक से कोई लोन लिया, अब लोन में क्या हुआ कि बिजनेस फेल हो गया, लोन नहीं वापस कर पा रहे हैं, तो बैंक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये करता है कि वो बिजनेस के ही जो मशीन है या फिर उसने कोई ज़मीन खरीद रखी थी उन सारी चीज़ों को ही अटैच करेगा। जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं ओनर की, ठीक, प्रमोटर के, पार्टनर्स की, उनकी जो निजी ज़मीन है, संपत्ति है, उन सबको अटैच नहीं करेगा अपने लोन को की भरपाई के लिए, वापसी लेने के लिए। ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। समझ में आ गई बात। ठीक। साथ ही साथ जो है पार्टनरशिप फर्म भी इसके अंतर्गत आते हैं। नया कोड जो है समाधान प्रोसेस को बढ़ा देगा, सिंप्लीफाई कर देगा प्रोसेस को, और इसके केसेस जो होते हैं वो दो जो है आपके न्यायाधिकरण करते हैं, 2 ट्रिब्यूनल करते हैं। एक तो हो गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और दूसरा होता है डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक। तो ये हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम से संबंधित। ये GS पेपर 2 में आएगा और साथ ही साथ GS पेपर 3 का भी हिस्सा है, इंडस्ट्री से संबंधित। और ये जो है मार्जिनलाइज सेक्शन वाला जो है हाशिए पे जो समुदाय हमारे उनसे संबंधित। ठीक। स्टैंड अप इंडिया जो है
आपका देश में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि लोग जो है उद्यमी बने, जो है जॉब्स जो ढूंढे नहीं, जॉब देना स्टार्ट करें। और ख़ास तौर पे स्टैंड अप इंडिया में आपके जो SC ST और वीमेन के द्वारा जो संचालित जो भी या फिर द्वारा जो चलाने जाने वाले कोई उद्यम है, तो उनको लोन या फिर ऋण दिया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत अभी क्या है, कंटेक्स्ट क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने ये अभी बताया कि 2025 तक स्कीम को बढ़ा दिया गया है। ठीक, इसमें कई सारी बैंक ब्रांचेज होती हैं, हर ब्रांच पे 2 लोन आपके SC ST या फिर वीमेन को जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कि कई सारे पार्टनर्स हैं, तो कई सारे पार्टनर्स में ये देखा जाता है कि अगर 60% तक जो ओनरशिप है वो वीमेन की है, तो भी स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत जो है दिया जाएगा लोन। SC SC हो या ST हो, उनकी भी 60% तक अगर उनकी भागीदारी है तो भी उनको स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत लोन दिया जाएगा। ठीक, स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है ये आपकी 5 अप्रैल 2016 को जो है चालू करी गई थी। इसका उद्देश्य यही है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे कि ICICI, SBI, SDFC, ये सारे वो 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो है लोन दे सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ह्यूमन बारोवर को। किस लिए? ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस के लिए। ग्रीन फील्ड, ठीक, और जो है ब्राउन फील्ड। GF और BF में देखिए फ़र्क क्या होता है कि ग्रीन फील्ड में बिल्कुल आप जो है नए तरीके से आप काम चालू करते हैं अपने उद्यम का, लेकिन ब्राउन फील्ड में क्या होता है, कुछ पहले से हो रखा होता है काम, उसी में कुछ जो है संशोधन करके, कुछ चीज़ें बदल के, कुछ चीज़ें रेट्रोफिटिंग करके दोबारा से चालू किया जाता है। ठीक, अभी जो है अनाउंसमेंट किया गया था बजट 2021-22 में कि मार्जिन मनी जो होगी, मान लीजिए किसी उद्यम में आपको पैसा चाहिए 100 रुपये, ध्यान से सुनना, 100 रुपये चाहिए, तो बैंक ये कहता है कि भाई साहब तुम भी तो कुछ लगाओ, ताकि हमको लगे तो सारा पैसे 100 पैसा हम नहीं देंगे। ये इसलिए भी होता है कि जो है जो वाकई में लोन लेने वाले लोग हैं वो उनका भी कुछ पैसा लगेगा, तो असली लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि फ्रॉड हो। तो अभी मार्जिन मनी इसी को बोलते हैं। अभी क्या है कि जो है इसको कम कर दिया गया है। पहले मान लीजिए 25 रुपये देने पड़ते थे SC ST वीमेन को स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत जो है लोन लेने के लिए, अब इसको 15% या फिर 15 रुपये कर दिया गया है इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक, तो और ये चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी देखिए 18 साल के ऊपर होना चाहिए, SC ST वीमेन होने चाहिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो है पहले से कुछ भी ना हुआ हो, बारोवर जो है उसके ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी बैंक का पैसा लेके भाग गया माले टाइप मेहुल चौकसी और ये सब नीरव मोदी टाइप से। और साथ ही साथ नॉन इंडिविजुअल अगर कोई मतलब पार्टनरशिप में है तो उसमें एटलीस्ट 51% जो शेयर होल्डिंग है, सॉरी 60 नहीं 51% होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, जो शेयर होल्डिंग है वो SC ST वीमेन के द्वारा होनी चाहिए। अभी देखा जाए तो करंट प्रोग्रेस में यहाँ पर 26,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है GS पेपर 3 से डिफेंस या फिर सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक, ऐसे तोड़ के पढ़ो, यानी कि एक व्यक्ति मैन जो है अपने ऊपर, जैसे रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड होता है, RPG होता है या फिर तो बजूका होता है, तो उसी तरीके से ये वाली जो मिसाइल है जो कि एंटी टैंक को ध्वस्त करने के लिए बनाई जाती है। और कैसी मिसाइल है? गाइडेड मिसाइल है, मतलब आप उसको गाइड भी कर सकते हो। मान लीजिए आप यहाँ ये दीवार है बहुत ऊंची सी, ठीक, इस दीवार के आप इधर खड़े हुए हो, आपने यहाँ से ऐसे फेंका और ये गाइड करके इस पे चली गई, तो एक आदमी भी इसको चला सकता है। ठीक, और ये टैंक को ध्वस्त करने के लिए होता है और ये गाइडेड भी होता है। ठीक, आप उसको गाइड कर सकते हो रेडियो फ्रिक्वेंसी इन सबसे। तो अभी DRDO ने इसका सफल प्रशिक्षण कर लिया है और इसका टेस्ट कर लिया है अभी, और ये लो वेट होती है तभी तो एक आदमी उठा पाएगा, और फायर एंड फॉरगेट होता है, मतलब अपने आप का वो गाइड कर लेगा, फायर कर दो, फॉरगेट खो जाओ, भूल जाओ, और वो जाके अपने निशाने पे बिल्कुल निशानाबूद कर देगा। और ये स्वदेशी रूप से बनाया गया है और इसमें जो लॉन्च किया जाता है तो ट्राईपॉड से लॉन्च किया जा सकता है। 2.5 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है, 15 किलो से कम इसका जो है भार होता है, और गाइडेड होता है। ये इंफ्रारेड जो है इमेज को सीक करता है। इंफ्रारेड आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है। विजिबल लाइट जैसे होती है, UV रेज होती है, वैसे इंफ्रारेड भी होती है। ठीक, घर में रिमोट चलाने के लिए इंफ्रारेड होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है ये वाली एंटी टैंक मिसाइल यूज़ कर रही है।
ठीक, मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का, उसके लिए इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी बड़ा एक कदम DRDO के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य देखिए यही है कि मैक्सिमम रेंज जो फ्लाइट टेस्टेड करके इसको जो है टैंकों को निस्तारभूत करने के लिए यूज़ किया जा सके, और इंफ्रारेड रेंजिंग है तो गाइड वाइड करके अपना जो है निशाने पे खुद जाके लगे। ठीक, DRDO जो है आप लोगों को पता है ये प्रीमियर एजेंसी है देश में, जो है डिफेंस रिसर्च करती है और डेवलप करती है आपका डिफेंस से संबंधित कई सारी चीज़ें। अच्छा, आपकी DRDO ने एक कोविड से संबंधित एक ड्रग बनाई है, उसका नाम क्या कोई कमेंट करके बता सकता है? जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़रूरी है। ठीक, और ये 1958 में बनाई गई थी संस्था, और दिल्ली में इसको जो हेडक्वार्टर है। इसका जो एयरक्राफ्ट इसने जो डिज़ाइन किए हैं उसमें अवतार है, लक्ष्य है, निशांत है। ठीक, तो ऐसे तरीके से आप लोग को इनके बारे में भी कमेंट करके बताना चाहिए। आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कौन बनेगा IAS से, जिसमें कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर, ठीक, डेयरी निवेशक त्वरक से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू कौन सा है आप लोगों को बताना है। देखिए, ये सेटअप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो निवेश है वो आसानी से आ सके। ठीक, अरे आंसर दिख गया क्या? उद्देश्य देखिए यहाँ पर यह है कि फोकस किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, निवेश आए इंडियन डेयरी सेक्टर में। क्या सही है दोनों स्टेटमेंट? बताइए। और ट्रू पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक मत करिएगा। और ये जो है लोगों में जागरूकता फैलाएगा, जो निवेशक हैं उनके अंतर्गत, किसके बारे में? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के बारे में निवेशकों को जागरूकता उत्पन्न कराएगा। देखिए, तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं। और जो निवेश होता है उसका एक साइकिल होती है, पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर किस तरीके से आप कैसे कैसे एप्लीकेशन भरोगे गवर्नमेंट के सामने, और क्या जो है स्ट्रेटजिक पार्टनर्स जो है उन सबको जोड़ा जाएगा, और ऑन ग्राउंड जो है जो भी सहायता हो सकती है वो सब कुछ करा के निवेश आपसे ले लेंगे। सिंपल सी बात ये है। देखिए, अगला जो है स्माइल स्कीम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित ट्रू पूछे गए हैं, सत्य कथन पूछे गए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है उसने एक स्कीम चालू करी, नाम है स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। जो हाशिए पे जो व्यक्ति हैं उनकी आजीविका और एंटरप्राइज, मतलब कि जो है कुछ चालू करें काम धंधा अपना खुद से, तो इसके लिए जो है ये स्कीम बनाई गई है। ये एक नई स्कीम है, क्या स्टेटमेंट सही है बताइएगा? और ये एक नई स्कीम है जो कि मर्जर, कई सारी जो स्कीमें चल रही हैं किससे संबंधित, बेगर्स और ट्रांसजेंडर, जो भिखारी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनको जोड़ दी जाएगी स्कीम, और फिर ये जो है सहायता प्रोवाइड करेगी इन दोनों को। स्कीम जो है प्रोवाइड करेगी फॉर द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स, जो आश्रय गृह हैं उनका भी यूज़ कराया जाएगा इसमें स्टेट यूटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा, ताकि पुनर्वास हो सके उन पर्सनस का जो कि भिखारी प्रवृत्ति में अभी लगे हुए हैं। ठीक, तो स्माइल स्कीम, बेगर और इससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए क्या है कि सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। सेंट्रली सेक्टर स्कीम है ये, मतलब 100% यहाँ पर जो है इसको किया जाता था, और रिहेबिलिटेशन जो बैगिंग वाले हैं इनको जो है यहाँ पर हेल्प करी जा रही है। फोकस यहाँ पे स्कीम का यही है कि रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास हो सके, उनको मेडिसिन दिया जाए, डॉक्यूमेंटेशन, आपका एजुकेशन, कौशल का विकास हो, इकोनॉमिक आर्थिक लिंकेज हो, ये सारी चीज़ें हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अप्रॉक्सीमेट 60,000 जो है पोरस पे पर्सन है जो कि मदद उनको मिलेगी स्माइल स्कीम के अंतर्गत। ठीक, कौन सा मंत्रालय है कमेंट करके अभी बताइए, अभी भी बताया। आज का देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 23 जुलाई का डेली UPSC मेन GS आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में, वो है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें मैंने एक क्वेश्चन वहीं पूछा है जो मैंने ऊपर पढ़ाया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मैंने अलग से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट करके बताइए कि ये अलग अलग चीज़ें क्या हैं, और इसमें जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट किए गए हैं उस पर आप लोग को कमेंट करना है। तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक का बटन तोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। UPSC और EPFO के लिए हमारे जो है पेड ग्रुप चल रहे हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9690660608 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम। खूब पढ़िए, खूब जो है सुरक्षित रहिए और अपना सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद, जय भारत।